हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे तनाव के बीच आखिर क्यों भारत आ रहे हैं बांग्लादेश के एनएसए। करेंगे अजीत डोभाल जी के साथ मुलाकात। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है उनका बांग्लादेश से भारत आने का मकसद, वो भी ऐसे समय में जब लगातार मोहम्मद यूनुस के साथ भारत के नए विवाद देखने को मिल रहे। दोस्तों, जहां मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोधी कृत्य में शामिल दिखाई दे रहे हैं, तो फिर क्यों एनएसए को भेज रहे हैं भारत, बताएंगे दोस्तों। बहुत बड़ी अहम जानकारी जो खबर आपको देगी चौंका। तो इतना ही नहीं दोस्तों, चौंका देने वाली एक और खबर बताएंगे। लंदन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की इजरायली अधिकारी से हो गई मुलाकात, पाकिस्तान में मच गया बवाल। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्यों मिले हैं ये दोनों अधिकारी, वहीं क्यों आखिरकार ईरान ने 72 घंटे में दूसरी बार की दिल्ली आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा। क्या रही ऐसी वजह की दो बार करनी पड़ गई निंदा। पाकिस्तान से लेकर कैसे अमेरिका तक पहुंचा दिया कड़ा संदेश। दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे। आसिम मुनीर की जिद ने लगा दी पाकिस्तान में आग। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट के जज भी उतरे विरोध में, बताएंगे क्यों और किस लिए। तो वहीं बताएंगे आखिर क्यों फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कहा कि फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर। दिल्ली धमाके पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने लगा दी आग सोशल मीडिया पर, लोगों ने फिर लगा दी उनकी क्लास। जी हाँ, इतना ही नहीं, बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की इंटरनेशनल बेइज्जती अमेरिकी सिंगर ने राहुल गांधी पर कस दिया तंज। दोस्तों, तो वहीं नीतीश कुमार अगले हफ्ते देंगे इस्तीफा। कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम और कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार चुनाव के बाद चेहरे को कर दिया गया है साफ। दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश के निरंतर बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि ये नया भारत दुश्मनों के आगे झुकने वाला या दबने वाला नहीं, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान 19-20 नवंबर को दिल्ली में होने वाले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आएंगे। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के सूत्रों का कहना है कि रहमान 18 नवंबर को ही दिल्ली पहुंच सकते हैं। उनकी इस हाई प्रोफाइल यात्रा की सूचना बांग्लादेश की अंतरिम मरस्कार के चीफ एडवाइजर के प्रेस ऑफिस के जरिए सामने आई, जिसके मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस संवाद में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी समकक्ष को भी न्योता भेजा है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस प्रशासन के साथ अनबन के बीच यह दौरा बेहद अहम है, वो भी तब जबकि दोनों देशों के बीच उच्च नेतृत्व के स्तर पर एक सीमित एंगेजमेंट देखने को मिला है। अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी और मोहम्मद यूनुस के बीच अप्रैल में बैंकॉक में हुए बिम्स्टेक समिट के इतर हुई मुलाकात के बाद भी दोनों देशों के बीच बर्फ खास नहीं पिघल पाई। हाल के वक्त में मोहम्मद यूनुस के विवादित बयानों के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकियां ने भी भारत को असहज करार दिया, यानी भारत को असहज फील कराया। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने यह ऐलान कर दिया है कि फरवरी में वहां संसदीय चुनाव कराए जाएंगे, जो हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस बांग्लादेशी एनएसए का क्यों अहम दौरा हो रहा है भारत का। दोस्तों, बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का भारत के साथ रिश्ता बहुत सहज नहीं है। शेख हसीना को भारत में रहने की इजाजत को लेकर मोहम्मद यूनुस प्रशासन कई बार खुलेआम आपत्ति भी जता चुका है और जता भी रहा है। वहीं इस संबंध में बांग्लादेश ने पहले ही कहा है कि उन्होंने भारत से हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश की सरकार ने इसे लेकर एक डिप्लोमेटिक नोट भी भारत सरकार को भेजा था। वहीं बीते दिनों भारतीय मीडिया में हसीना के इंटरव्यू छपने का मामला भी बांग्लादेश में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर बीते दिनों वहां भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बड़े को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच सीमा विवाद बढ़ा है, जिसमें सीमा पर हिंसा, फेंसिंग और सैन्य तैनाती तक पहुंच गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े और भारत ने हसीना को शरण दी, जिससे ढाका में असंतोष गहरा गया। बांग्लादेश पाकिस्तान सैन्य संपर्क, क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन और भारत विरोधी कार्यक्रमों की वजह से भी तनाव बढ़ा है। अब ऐसे में भारत इस मौके पर बातचीत का रास्ता अपनाते हुए बांग्लादेश के साथ
सहयोग, सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस करना चाहता है और मोहम्मद यूनुस से जवाब लेना चाहता है कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बांग्लादेश के लिए भारत से क्या चाहती है, क्योंकि यूनुस दोस्तों लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं, भारत विरोधी रवैया अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही भारत के साथ फायदा भी उठाने की कोशिश में लगे हैं यूनुस, यानी कि मलाई भी खाने की कोशिश करते हैं और भारत की बुराई भी करते हैं। ऐसे में अब भारत अपना स्टैंड क्लियर करना चाहता है कि आखिरकार यूनुस के नेतृत्व में भारत के कैसे संबंध होने चाहिए बांग्लादेश के साथ। दोस्तों इस पर जो भी आपकी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर लंदन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की इजरायल अधिकारी से हुई मुलाकात, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पर्यटन सलाहकार सरदार यासिर इलियास खान का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर 2 दिनों से चर्चा के केंद्र में है। इन वायरल क्लिप्स में उन्हें इजरायल के पर्यटन महानिदेशक माइकेल इज हकोब से हाथ मिलाते और बातचीत करते देखा जा रहा है। बस यही दृश्य पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक तूफान बन गया। दोस्तों पाकिस्तान और इजरायल के बीच आधिकारिक संबंध न होने के भी कारण इस मुलाकात को लेकर कयास, आलोचना और आरोपों की बाढ़ आ चुकी है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड टूरिज्म एक्सपो लंदन में सरदार यासिर इलियास खान इजरायली अधिकारी से हाथ मिला रहे हैं और उनसे संक्षिप्त बातचीत भी कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी पत्रकारों और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए, शेयर करते हुए सवाल उठा दिया कि क्या पाकिस्तान अब इजराइल से रिश्तों में नरमी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा में युद्ध विराम से जुड़ी 20 सूत्री योजना का स्वागत किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की पारंपरिक 2 राष्ट्र समाधान वाली नीति पर भी चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान दशकों से साफ कहता रहा है कि जब तक फलस्तीनियों के लिए न्याय संगत समाधान नहीं मिलता तब तक इजराइल को मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों की वजह से पाकिस्तान पर सवाल उठने लगे हैं। मसलन ट्रंप की योजना का समर्थन, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के समर्थन के दावे, 8 मुस्लिम देशों की संयुक्त पीस कीपिंग फोर्स का प्रस्ताव। आखिर क्या चाहता है दोस्तों पाकिस्तान? ऐसे में पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान को हुक्मरानों को घेरती नजर आ रही है सोशल मीडिया पर कि इधर पाकिस्तान इजराइल को कोई देश नहीं मानता, उधर पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के अधिकारी फिर क्यों इजरायली अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों पाकिस्तानियों के अंदर। अगली खबर आपको बता दें, ईरान ने 72 घंटे में दूसरी बार की दिल्ली आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा, पाकिस्तान से अमेरिका तक को पहुंचा कड़ा संदेश। दोस्तों राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुए भीषण आतंकवादी विस्फोट को लेकर ईरान ने 72 घंटे पर दूसरी बार सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। ईरान का यह सख्त संदेश ईरान से लेकर अमेरिका तक के लिए कड़ा संदेश है, साथ ही ईरान और भारत की मजबूत दोस्ती का प्रतीक भी है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने सोमवार को दिल्ली में हुए हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि इस्लामी गणराज्य ईरान का भारत स्थित दूतावास दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना में कई भारतीय नागरिकों की मौत होने और घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त करता है। साथ ही भारत की सरकार एवं जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और उनके लिए धैर्य एवं सांत्वना की कामना करता है। साथ ही इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। वहीं ईरान ने दिल्ली हमले के बाद 72 घंटे के भीतर अपनी दूसरी प्रतिक्रिया भी दी। इस बार ईरान की प्रतिक्रिया काफी सख्त और संदेशात्मक रही। दोस्तों नई दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले पर ईरान की 72 घंटे में 2 बार दी गई प्रतिक्रिया रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए कड़ा संदेश है। ईरान ने दूसरी बार दी गई प्रतिक्रिया में इस हमले को आतंकवादी करार देते हुए इसकी सभी स्वरूपों की सख्त निंदा भी की, जबकि पाकिस्तानी मंत्री इसे सिलेंडर ब्लास्ट बता रहे थे। ऐसे में ईरान की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। वहीं अमेरिका के लिए भी ईरान का यह रिएक्शन एक सख्त कूटनीतिक संदेश है, क्योंकि अमेरिका ने नई दिल्ली पर हुए हमले पर अपना रिएक्शन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए विस्फोट के बाद दिया, जबकि दिल्ली में हमला 10 नवंबर को ही हुआ था और पाकिस्तान में 11 नवंबर को हुआ था। ऐसे में ईरान का यह संदेश भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाता है और पाकिस्तान अमेरिका को आईना दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू ईरान कहना आप लोग मत भूलिएगा। एक भारतीय होने के नाते अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों, जो भी भारत के समर्थन में आएगा वाकई में भारत उसका स्वागत करता है, तो थैंक यू कहना मत भूलिएगा ईरान। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
आखिरकार भारतीय वायुसेना ने तैनात कर ही दिया सुखोई विमान। फ्रांस के साथ करने जा रही है काम, कहीं पाकिस्तान की नींद ना हो जाए हराम। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने रविवार से फ्रांस के मॉन्ड डे मार्जन प्रांत में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ 12 दिवसीय हवाई अभ्यास के लिए सुखोई लड़ाकू विमानों और अन्य उपकरणों को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक गरुड़ अभ्यास का उद्देश्य यथार्थवादी परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना, परस्पर सीखना और दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहा कि सुखोई 30 MKI विमान जटिल कृत्रिम हवाई युद्ध परिदृश्यों में फ्रांसीसी बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमानों के साथ काम करेंगे, जिसमें हवा से हवा में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का दल 10 नवंबर को फ्रांस पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि अभ्यास गरुड़ 25 दो वायुसेनाओं के बीच पेशेवर संवाद, परिचालन ज्ञान के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। सुखोई एक बहुउद्देशीय विमान है जो हवाई लड़ाई, जमीन पर हमला और बमबारी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त है। सुखोई की अधिकतम गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे एक तेज और गतिशील विमान बनाती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, चौंका देने वाली खबर। क्या भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को बड़े बदलाव की ओर धकेल दिया है? यह पूरी तरह संभव है और राजनीतिक रूप से बहुत स्वाभाविक भी। पाकिस्तान की संसद ने जो 27वां संवैधानिक संशोधन पारित किया है, उसमें भारत के सैन्य सुधारों की झलक है। दक्षिण एशिया में जो सुरक्षा परिवेश बन रहा है, उसमें दोनों देशों के रणनीतिक फैसले एक दूसरे से अलग नहीं देखे जा सकते। पाकिस्तान जिस ट्राई सर्विस कंट्रोल चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF मॉडल और व्यापक सुरक्षा कानूनों के विस्तार पर विचार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की हाल के सैन्य संरचना से प्रभावित दिखाई दे रहा है। खासकर 2019 के बाद जब भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की और देश को ज्वाइंट थिएटर कमांड की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। भारत का CDS मॉडल पाकिस्तान की नजर में सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं था, उसने भारत की सैन्य योजना, संसाधन नियंत्रण और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया। पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक चर्चाओं में ये बार बार उभरता तर्क है कि भारत के इस कदम ने एनफील्ड इफेक्ट पैदा किया, यानी यदि प्रतिद्वंदी एकीकृत कमान की ओर जा रहा है तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें कुछ भी वैसा ही करना होगा। जी हाँ, और यही कारण है कि पाकिस्तान में CDF की अवधारणा को भारत के CDS मॉडल का शैडो चेंज कहा जा रहा है, जो एक ऐसा पद होगा जो सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ज्यादा केंद्रीकृत ढांचे में लाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर तेज निर्णय निर्माण को संभव करेगा। यानी कि दोस्तों, एकदम भारत से नकल करता नजर आ रहा है पाकिस्तान। अब भारत के सह पर चलने का प्रयास कर रहा है। हालांकि शुरू से वो ऐसा ही करता आया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अब ऐसे समय में भारत के मॉडल को अपना रहा है जिस समय वो भारत को दिखाना चाहता है कि हम खुद ही सक्षम है। जबकि इस संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट के जज ने भी कर दिया विरोध। दोस्तों, संविधान के 27वें संशोधन के खिलाफ देश की न्यायपालिका खुलकर विरोध कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 27वें संशोधन को संविधान और न्यायपालिका पर हमला और देश की न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए अपने पद का त्याग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस नकलची पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, आसिम मुनीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत से भी ज्यादा पावरफुल हैं, अगर ऐसा है तो फिर वो भारत की नकल क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ये सारे एक्टिविटीज बता रहे हैं कि पाकिस्तान आज भी भारत की चीजों का नकल करता चल रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के 2 बयानों ने शनिवार को राजनीतिक हलचल तेज कर दी। हरियाणा में पकड़े गए डॉक्टरों के आतंक मॉड्यूल और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दिए गए उनके बयान पर सोशल मीडिया में उनका कड़ा विरोध शुरू हो गया। अपनी आदत के मुताबिक विवादित बयान देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने न केवल आतंकी मॉड्यूल को पीछे की सामाजिक वजह तलाशने की बात कही, बल्कि पाकिस्तान से भारतीय संबंधों को लेकर पुराना राजनीतिक विमर्श भी फिर से सामने ला दिया। हरियाणा मॉड्यूल के बाद सीमा पार आतंकी गतिविधियों को लेकर उठे सवालों पर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि हालात किसी पुराने सैन्य टकराव की पुनरावृत्ति की ओर बढ़े। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह नहीं होगा, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। हमारे 18 लोग मारे गए थे और सीमा में सेंध लगी थी। उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, इसलिए संवाद जारी रहना चाहिए। अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया कि कब वो दिन आएगा जब हम
हमें बिना शक भारतीय माना जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों भारतीय लोगों ने उनके इस बयान को तथ्यहीन और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला बताया, जबकि सुरक्षा एजेंसियां और राजनीतिक दलों ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान का कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इधर अमेरिकी ड्रोन रोज कर रहे हैं अफगानिस्तान की निगरानी। तालिबानी प्रवक्ता का बहुत बड़ा और नया दावा। दोस्तों तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन अब भी अफगानिस्तान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं और ये उड़ानें कुछ पड़ोसी देशों के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल होती है। ईरानी प्रसारक IRIB यानी इरिब को दिए एक इंटरव्यू में मुजाहिद ने इसे देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बता दिया और इन उड़ानों को फौरन बंद करने की मांग भी उठा दी। मुजाहिद ने इंटरव्यू में कह दिया कि अमेरिकी ड्रोन लगातार अफगानिस्तान की हवाई निगरानी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये ड्रोन किस पड़ोसी देश की हवाई सीमा से होकर आते हैं, लेकिन पहले वे पाकिस्तान पर ऐसा रास्ता देने का आरोप लगा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मुजाहिद ने कहा कि तालिबान एक संतुलित और अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति अपना रहा है और वो अमेरिका सहित सभी देशों से रिश्ते चाहता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति बना सकता है, तो मुजाहिद ने साफ कह दिया कि तालिबान किसी भी विदेशी ताकत को 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर फूट गया चीन के CPEC का गुब्बारा। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा हम इस कॉरिडोर का लाभ ना उठा सके। जी हां, चीन ने करीब 1 दशक पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बोले तो CPEC की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस CPEC कॉरिडोर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से भी होकर गुजरता है। जब ये परियोजना शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने इसका जमकर ढिंढोरा पीटा था। हालांकि अब इस कॉरिडोर का गुब्बारा फूट गया है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है दोस्तों कि पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC से लाभ नहीं उठा सका है। जी हां, पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की पिछली सरकार द्वारा चीन के निवेश को गलत संदर्भ में पेश करने का प्रयास किया गया था। इस कारण चीनी निवेशक पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मंत्री एहसान इकबाल ने आगे कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने उभरने के कई मौके गंवा दिए हैं और हमने खेल बदलने की क्षमता रखने वाले CPEC का भी लाभ नहीं उठाया। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार अक्टूबर में 22,170 करोड़ का इंपोर्ट किया। ट्रंप प्रतिबंधों का असर दिसंबर में जाकर दिखेगा। बता दें भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार आपत्तियों के बावजूद रशिया से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अक्टूबर में रूस से $2.5 बिलियन वैल्यू का कच्चा तेल देश में आयात आया, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये जानकारी हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने अपनी रिपोर्ट में दी है। CREA के मुताबिक चीन $3.7 बिलियन के इंपोर्ट के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। कुल मिलाकर रशिया से भारत का फॉसिल फ्यूल आयात $3.1 बिलियन पहुंच गया है, जबकि चीन का कुल आंकड़ा $5.8 बिलियन रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध का असर दिसंबर के आंकड़ों में दिख सकता है, लेकिन भारत अभी भी खरीदारी जारी रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, राजनीतिक चार्टर को मान्यता के लिए जनमत संग्रह की मांग पर झुके मोहम्मद यूनुस चुनावों के साथ ही रेफरेंडम कराने का कर दिया ऐलान। जी हां, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस्लामाबादी पार्टी की मांग के आगे झुक गए हैं। इस्लामाबादी पार्टी के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जन राजनीतिक चार्टर पर रेफरेंडम कराने की मांग की थी, जिसे यूनुस ने अब स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को घोषणा कर दिया कि राजनीतिक चार्टर को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह को अगले वर्ष फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के साथ ही एक दिन आयोजित किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि सभी संबंधित मामलों पर विचार करने के बाद हमने फैसला किया है कि जनमत संग्रह को राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही एक ही दिन आयोजित की जाएगी। यूनुस ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक के बाद राष्ट्र को दिए टेलीविजन संबोधन में कह दिया कि सलाहकार परिषद ने बृहस्पतिवार को जुलाई चार्टर कार्यान्वयन आदेश 2025 को मंजूरी दे दी है। वहीं जब पूछा गया कि इसके फायदे क्या है, तो उन्होंने कहा इससे सुधार प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि यह चुनाव को और अधिक उत्सवपूर्ण और
लागत कुशल बनाएगा। जुलाई चार्टर का उद्देश्य देश की राजनीति और संस्थाओं को नया रूप देना और 2024 के उस विद्रोह को संवैधानिक मान्यता देना है जिसने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को भारत भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वही आपको बता दें दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा देने की तैयारी। 17 नवंबर को विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। जी हाँ, हसीना को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर लिया मोहम्मद यूनुस ने। बहुत बड़ी चाल चलता नजर आ रहा है। इसके लिए बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICTBD ने बृहस्पतिवार को घोषणा कर दी है कि वो मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से हसीना को मौत की सजा देने की मांग की गई है। वहीं इंडिया टुडे ग्लोबल से खास बातचीत में अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दे दिया दोस्तों शेख हसीना जी ने। साथ ही 4 बार की प्रधानमंत्री रही हसीना ने विदेश में मजबूरन शरण लेने, लोकतंत्र पर पड़ रहे संकट और देश के भविष्य को लेकर भी अपनी आशंकाएं साफ शब्दों में रखी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन का राहुल गांधी पर तंज। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने शानदार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस और RJD के महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें केवल देश तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि उससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फजीहत झेलनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक अमेरिकी गायक मैरी मेलबर्न ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर तीखा हमला किया। मिलबर्न ने भाजपा के समर्थन के कारण पूर्व में हुई ट्रोलिंग का बदला लेते हुए कांग्रेस की हार पर जोरदार तंज कस दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी पर लिखा कि प्रिय राहुल गांधी, कांग्रेस और सभी गांधी गुंडों जिन्होंने मुझे कई हफ्ते पहले एक्स पर ट्रोल किया था, अब मेरे मित्र PM नरेंद्र मोदी और भाजपा बिहार चुनाव में जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बिहार चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। मिलबेन का ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गया, जिससे कांग्रेस की हार को लेकर सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो गई। ये घटना दिखाती है कि भारतीय राजनीति अब वैश्विक मंच पर भी उतनी ध्यान खींच रही है। दोस्तों, वहीं नीतीश कुमार अगले हफ्ते दे देंगे इस्तीफा। नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज। दिल्ली में अमित शाह जी ने की बड़ी बैठक। दोस्तों, बिहार में सरकार गठन को लेकर अगले सप्ताह भारी हलचल देखने को मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, यानी 22 नवंबर या उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन होना तय है। इसी समय देखते हुए NDA गठबंधन और JDU ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच JDU नेता ललन सिंह और संजय झा NDA नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठकें की। दूसरी तरफ पटना में भी बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि पटना में चिराग पासवान और नित्यानंद राय की भी बैठक शेड्यूल है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दे देंगे। ये औपचारिक इस्तीफा में नई विधानसभा के गठन और नई सरकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का हिस्सा माना जा रहा है। इस मुलाकात में नीतीश कुमार राज्यपाल से शपथ ग्रहण समारोह की संभावित तिथि पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हालांकि बहुतों का मानना है कि नीतीश कुमार को ही अगला CM होना चाहिए, बनना चाहिए बिहार का। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, किसको CM बनना चाहिए, जरूर लिख कर बताइएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।